नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, आपने केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो हमारे वीडियोस को बड़ी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करें, सर्कुलेट करें और शेयर करें। हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ हाल के दिनों में भारत के सबसे ज्यादा लिबरल मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उन्होंने अपनी एक छवि बनाई, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे इन दिनों वो अपनी छवि के मेकओवर में जुटे, यानी इमेज मेकओवर में जुटे हुए। रिटायरमेंट का समय है, बहुत जल्द वो रिटायर होने वाले हैं, लेकिन पिछले दिनों वो कुछ खास कारणों से चर्चा के अंदर है। अपने फैसलों की वजह से नहीं बल्कि दूसरे कारणों से चर्चा में है। उनकी पहली चर्चा उस वक्त हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पर पधारे पूजा के समय में। वो तस्वीर ट्विटर पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाली और उसके बाद एक चर्चा शुरू हुई कि क्या मुख्य न्यायाधीश के घर पे प्रधानमंत्री को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और क्या ये दरअसल जो भारत के संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इन तीनों को अलग अलग शक्तियां हैं और तीनों को अपनी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, क्या उसका उल्लंघन था? बहुत सारे लोगों ने तो कॉन्स्पिरेसी थियरी भी इसके माध्यम से कुछ वीप कर डाली, लेकिन मेरा उस और ध्यान नहीं जाता। इसके साथ साथ एक और खबर दिलचस्प आ गई जब मुख्य न्यायाधीश महोदय ने यह कहा कि जब कठिन समय होता है तो आप ईश्वर के सामने बैठिए और आपके साथ समाधान हो जाता है। लेकिन इन चर्चाओं के बीच में उन्होंने शायद, मैं शायद शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, शायद उन्होंने इसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ बातें कही हैं। तो पहले उन बातों पर नजर डाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम चर्चा को शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि लोग सोचते हैं ये मुलाकातें क्यों, चंद्रचूड़ साहब ने कहा है, लोग सोचते हैं ये मुलाकातें क्यों। हमारे सिस्टम की मजबूती इसमें है कि राजनीतिक वर्ग में भी न्यायपालिका को लेकर सम्मान है। न्यायपालिका का बजट तो सरकार से है, ये बजट जज के लिए नहीं है। हमें नई अदालतें चाहिए, जिलों में जजों के लिए आवास चाहिए, इसके लिए मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश का मिलना जरूरी है। ये जो कोट है ये बहुत इंटरेस्टिंग कोट है। जब हमारे दर्शक जानते होंगे कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, इसके पहले वो इलाहाबाद के अंदर मुख्य न्यायाधीश थे। फिर उन्होंने कहा कि जब मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होंगे, ये राज्यों के संदर्भ में कह रहे हैं, जब मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होंगे तो मुख्यमंत्री के निवास जाते हैं, मुख्यमंत्री मुख्य न्यायाधीश के घर जाएंगे, इस मुलाकात में एजेंडा तय होता है, राज्यों में 10 प्रोजेक्ट हैं, ढांचागत बजट क्या है, मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट की प्राथमिकता तय करते हैं। क्या इसके लिए मुलाकात नहीं होनी चाहिए? अगर ये मुलाकात चिट्ठियों में हो तो काम कैसे होगा? ये बात उन्होंने कही। उसके बाद जो एक और बयान था उस पर भी चर्चा डाल लेते हैं। कई बार होता है कि मामले सामने होते हैं लेकिन समाधान नहीं मिलता। अयोध्या के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे सामने यह मामला 3 महीने से था। मैं भगवान के सामने बैठा और उनसे बोला कि उन्हें समाधान खोजना होगा। मेरा भरोसा करिए, अगर आप में आस्था है तो भगवान जरूर रास्ता दिखाए। अब ये 2 चीजें बड़ी स्पष्ट है। पहली बात, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश का अदालतों के लिए मिलना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिलना, बजट के लिए मिलना, ये एक अलहदा सवाल है। लेकिन पूजा के लिए घर पे बुलाना प्रधानमंत्री का ये एक अलहदा सवाल है। दूसरा, जब वो ये कहते हैं कि जब अयोध्या का मसला सामने था तो मैं उसी एक दुविधा में था, तो मैं ईश्वर के सामने बैठा और उसके बाद मेरे पास समाधान हो गया, तो लोग ये सवाल पूछेंगे कि यह संविधान से समाधान निकलेगा या धर्म से समाधान निकलेगा? और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि क्या डीवाई चंद्रचूड़ साहब रिटायरमेंट के ठीक पहले अपने इमेज मेकओवर में जुट गए हैं क्या? और अगर इमेज मेकओवर में जुटे हैं तो इसके पीछे का उनकी सोच क्या हो सकती है? अचानक धर्म के प्रति इतना प्रेम क्यों जुट गया? क्योंकि वो तो लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में है। ये गहरे सवाल है, इसलिए आज बहुत ही गंभीर चिंतन करने वाले लोगों के साथ हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों में से एक संजय हेगड़े साहब, साथ ही साथ एडवोकेट दिनेश द्विवेदी साहब वरिष्ठ वकील है, और उनके साथ साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, सबसे पहले तो आपकी टिप्पणी क्या है? जब आप इन बयानों को सुनते हैं, देखते हैं, तो आपके मन में क्या सवाल खड़ा होता है? सर, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। जी। मेरे मन में तो उतने सवाल शायद नहीं पैदा होंगे जितने आम जनता के मन में पैदा हो। जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि
पॉलिटिशियन और एग्जीक्यूटिव से तो मिलना होता ही रहता है हर सिस्टम में, वो सही है। क्योंकि बजट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, और एक कर्टसी कॉल जो होता है वो सब है। पर इसके अलावा अगर कुछ कोई खास मुलाकात होने लगती हैं, तब लोगों के मन में आशंकाएं होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रेसिडेंशियल डिनर पे या आप देखते ही हैं कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पे तो वो मिलना और जो ऑर्डिनरी कर्टसीज है वो सब तो होता ही है। पर गणेश पूजा पर या अगला कोई चीफ जस्टिस आ जाएगा, तो क्रिसमस डे के सेलिब्रेशन अगर हो जाए चीफ जस्टिस के घर पर, फिर लोग बात करने लगेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या हाईकोर्ट के न्यायाधीश। और अगर कोई किसी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बीच अति विनय दिखने लगता है, तो आशंकाएं होती हैं। हेगड़े साहब, आपके कहने का मतलब ये कि आधिकारिक तौर पर अगर मुलाकात होती है, मुख्य न्यायाधीश देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं या मुख्य न्यायाधीश देश के गृह मंत्री से मुलाकात करते हैं या मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं आधिकारिक तौर पर, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं। लेकिन अगर प्राइवेट मीटिंग्स हो रही है तो आपको लगता है कि आपत्तिजनक है? अगर प्राइवेट मीटिंग्स हो रहे हैं और उन्हें छुपाया जा रहा है तो एक चीज है, पर प्राइवेट मीटिंग होने के बाद अगर वीडियो फैलाए जा रहे हैं, उसमें भी कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है। देखिए, मैं जानता हूं कि जज और द्विवेदी जी आपको ज्यादा बता देंगे, क्योंकि उनके पिताजी तो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। एक अपना मर्यादा में रहते हैं, एक संन्यास में रहते हैं। कई जज ऐसे भी होते हैं कि कोई शादी पे जाते हैं, ना कोई किसी के मैयत पे जाते हैं। ये जो सोशलाइजेशन का मामला है, हर एक अपना अपना एक इंडिविजुअल डिसीजन लेता है, पर कोई ऐसा नहीं है जो खास तौर पे किसी पॉलिटिशियन से मिलने जाता है या किसी पॉलिटिशियन को अपने घर बुला के फिर बाद में इसका प्रचार कर लेता है। तब क्योंकि एग्जीक्यूटिव सबसे बड़ा लिटिगेंट होता है कोर्ट के सामने, तब और भी सवालात पैदा हो जाते। क्यों इस पे सवाल खड़ा होना चाहिए? क्योंकि हमारी जुडिशियरी है, हमारी डेमोक्रेसी है, वो उसके बारे में कहते हुए कि बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी है। और अगर प्राइवेटली भी मिल जाएंगे तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि सरकार के दबाव में चीफ जस्टिस कोई फैसला कर देंगे या जज, सुप्रीम कोर्ट के जज फैसला कर देंगे? कर्टसी कॉल भी हो सकती है, आपस में मुलाकातें भी होनी चाहिए ताकि एक दूसरे के को समझने का मौका भी मिले। नहीं, ये बिल्कुल हो सकता है। ये एक जमाने में जब नरसिम्हा राव जी का सरकार था और तब चीफ जस्टिस वेंकटाचलैया के शपथ ग्रहण था, और नरसिम्हा राव जी ने ये कहा कि मेरी उम्मीद है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच अच्छे संबंध हो सकते हैं, अच्छे संबंध रहेंगे, that there shall be a cordial relationship। तो चीफ जस्टिस वेंकटाचलैया ने तुरंत वही ऐलान कर दिया, अच्छे संबंध नहीं रह सकते, the relationship cannot be cordial, the relationship can only be correct। जो ऑफिशियल है सिर्फ वहीं तक सीमित रह सकता है। तो ये सारे जो कन्वेंशंस है, ये अनरिटन सही, पर कन्वेंशंस तो है। हेगड़े साहब, एक और सवाल आपसे, वो है कि जस्ट पिछले दिनों मिस्टर जस्टिस गवई साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजी में तो मैं पढ़ देता हूं उसको। Judges' conduct while on the bench and off the bench must be in consonance with the highest standards of the judicial ethics. If a judge praises a politician or a bureaucrat while in office and outside the scope of courtesy, it may affect the public trust in the judiciary as a whole. अब ये बात जो जस्टिस गवई साहब ने कह रहे हैं, उनका ये बयान क्या चंद्रचूड़ साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के संदर्भ में फिट बैठता है या नहीं? शायद उनको दूसरे भी ऐसे संदर्भ के
गमन हुआ होगा, क्योंकि ये कई जज तो ऐसे थे कि प्रधानमंत्री को युग पुरुष बताए थे। किसी ने जस्टिस अरुण मिश्रा ने ये उन्हें वर्सेटाइल जीनियस ठहरा दिया, जो थिंक ग्लोबल एंड एक्ट लोकल जो करते हैं। तो ये जो संस्कृत वाला है, अति विनयम दुष्टम लक्षणम, वो फिट बैठता है। द्विवेदी जी, आपकी क्या राय है इस मसले पे? आप जस्टिस गवई के बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं, या जो बात चंद्रचूड़ साहब कहते हैं भाई मुलाकातें तो होती है, इसमें दिक्कत क्या, और इसके आधार पे समझ लेना कि जजेस अपने विवेक से फैसला नहीं करेंगे, दबाव में करेंगे तो गलत होगा? देखिए, मेरे हिसाब से जो गवई साहब ने कहा है वो दुरुस्त है, वो सही है। दूसरी बात, जहां तक चंद्रचूड़ साहब का सवाल है, इनके एक्सप्लेनेशन का सवाल है, उसमें कई ऑब्जेक्शंस हैं। देखिए, ऑब्जेक्शनेबल चीज ये है कि कह रहे हैं रूटीन मीटिंग से कंपेयर कर रहे हैं, जहाँ की जज ऑफिशियली मीट करता है विद द प्राइम मिनिस्टर और द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव स्टेट में या सेंटर में। उनकी अपनी कोई दिक्कतें ज़रूरतें होती हैं इंस्टीट्यूशनली, उसके लिए मीट करता है, या मे बी जजेस के अपॉइंटमेंट के संबंध में मीट करता है। वो एक अलग चीज है। कन्वेंशनली दैट हैज ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज फेयर मीटिंग। हमको याद रखना चाहिए कि हमारा सिस्टम कन्वेंशन पे ज्यादा बेस्ड है, बल्कि नॉर्म्स और रूल्स और उस पर कम है जी। ये इस सिस्टम की महानता कन्वेंशन पे बेस्ड है। तो बेसिक कन्वेंशन सबसे बड़ा जो है वो ये है कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट सीन टू बी डन। सीन टू बी डन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, एंड उसी सीन टू बी डन में ही जो है हमारे इंस्टीट्यूशन का, जुडिशल इंस्टीट्यूशंस का जो है वो एग्जिस्टेंस बरकरार है, रिस्पेक्ट बरकरार है। देखिए, अगर कलेक्टर किसी को फांसी लगा दे तो जनता उखड़ जाएगी, पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर फांसी भी दे देते हैं या जुडिशरी, तो कोई एतराज नहीं करता। उसका कारण यही है कि सीन टू बी डन में आप जो है देखे जाते हैं कि आप इंस्टीट्यूशन फेयर, मल्टी कल्चरल सोसाइटी, मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी और मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में अगर आप सीन टू बी जस्टिस, सीन टू बी डन को भूल जाएंगे, फिर केओटिक हो जाएगा और उससे बड़ा नुकसान हो जाएगा, इंस्टीट्यूशन की शाख और वो गिर जाएगी। अब आप रूटीन में मीट करिए तो समझ में आता है, पर क्या घर में पूजा में शरीक करके ये रूटीन मीटिंग है? कैन इट बी टर्म्ड एज अ रूटीन मीटिंग? ये तो पर्सनलाइज्ड मीटिंग है। और दूसरा ये है कि आज तक ये जाहिर नहीं किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। मुझे हमको बड़ा ताजुब है इस बात पे, छुपाया जा रहा है कि किसकी पहल पे कौन पहुंचा कहाँ। कोई इन्विटेशन था या प्रधानमंत्री खुद चले गए वहां पर, इसी पे दुविधा है बहुत। पर क्यों, अगर आप इतने क्लियर हैं कि रूटीन मीटिंग थी तो फिर यू शुड हैव डिस्क्लोज्ड। आपने डिस्क्लोज नहीं किया आज तक। बट द्विवेदी जी, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। चलिए, मान लिया अगर मुख्य न्यायाधीश को लगता है कि पूजा एक बहुत ही पवित्र, पावन, पुनीत मौका है, और उस वक्त देश के जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहने वाले लोग, उनको मिलना चाहिए, तो फिर सिर्फ प्रधानमंत्री क्यों? यहीं पर क्यों नहीं लीडर ऑफ अपोजिशन को भी साथ बुला लेते, स्पीकर को भी बुला लेते? मुझे ऐतराज है, किसी को भी नहीं बुलाना चाहिए भाई। आपके घर का पर्सनल फंक्शन है पूजा, आप जो है ऊपर वाले से संपर्क सीधा कर रहे हैं, आपको किसी के सहारे की, सहायता की और संघ की जरूरत क्यों है? जबकि वो संघ, सहायता, सहारा, देखिए कुछ भी कह लीजिए, वो किसी ना किसी कॉस्ट में आता है। अब फॉर इंस्टेंस देख लीजिए इसी इशू को, जब वो पूजा पे शरीक हुए तो महाराष्ट्र में जाके चुनाव में उन्होंने उसको इस्तेमाल किया ना, ऑपोजिशन को और अदर्स को क्रिटिसाइज करते हुए कि साहब ये इनको क्या एतराज है, हम गणेश पूजा करते हैं। देखिए, इसके पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस होते हैं। देयरफॉर मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंग्विस्टिक, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में वी हैव टू टेक केयर कि हम ऐसा तो नहीं इंस्टीट्यूशन को डिस्क्लोज कर रहे हैं कि ये लीन कर रहा है कहीं। और फिर दूसरी बात ये है कि ये तो पॉलिटिशियन है और पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स में आए दिन आपके सामने इन्वॉल्व रहते हैं। अब आप जब उनको इतना घरोबा दिखा रहे हैं कि आप उनको घर में पूजा में शरीक कर रहे हैं, तो आफ्टर ऑल लोग का फेथ शेक करता है ना। Should not be done. It
has never been done. This is the first instance ये किया गया है. बट दिनेश जी, एक और सवाल है यहाँ पे, ये है कि चंद्रचूड़ साहब को वन ऑफ द ब्राइटेस्ट जजेस में से माना जाता है और उनको लेके लोगों के मन में बहुत सारी उम्मीदें भी थी, बहुत सारे अच्छे बड़े फैसले भी उन्होंने दिए हैं. क्या उन्हें इस बात का इल्म नहीं रहा होगा कि जब वो इस तरीके से मुलाकात होती है या वो अयोध्या के संदर्भ में जो फैसले देते हैं तो लोगों के मन में सवाल पैदा होगा, शंका खड़ी होगी? क्या उनको इस बात का इल्म तो होगा? वो कोई मामूली आदमी तो है नहीं. तो आपके प्रश्न पे ही जवाब है कि इसका मतलब ये हुआ कि इल्म होते हुए भी ये किया. तो अगर इल्म होते हुए भी ये किया तो ये तो और भी खतरनाक चीज है. जैसा मैंने कहा कि ऐसा कभी हुआ नहीं. पहले जज लोग जो है क्लब ज्वाइन नहीं करते थे, प्राइवेट क्लब्स को. कारण ये था कि वो बिजनेसमैन से मिलेंगे वहां पर और क्लब मेंबर रहेंगे उनके साथ बैठ के जो है सोशलाइज करेंगे. तो कल अगले दिन जो है उन्हीं का केस हमारे सामने आएगा तो हम क्या करेंगे? कलम हिलेगा ना हमारा. लिहाजा सवाल ये है, जस्टिस शुड बी सीन टू बी डन. बिल्कुल. मैं विनोद जी के पास एक और सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं. पर उसमें एक आशुतोष जी, आप विनोद जी के पास जाए, वो हम सबके सीनियर हैं और मानिंद हैं, हम सब रिस्पेक्ट करते हैं उनकी. पर मेरा प्रश्न जो है दूसरे आपके इशू पे कि साहब आपने प्रभु से कहा कि मुझे सोल्यूशन दो. तो आप एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में जब आप इशू डिसाइड कर रहे हो, मल्टी रिलीजियस इशू है और मुस्लिम हिंदू कम्युनिटी का, तो वहां जाके अगर आप ये एक्सपोज कर रहे हो जनता से कि हम गए और हमने प्रभु से कहा कि हमको सोल्यूशन दो, तो वो एक बात एक है कि साहब कॉन्स्टिट्यूशनल आपने जो है सोल्यूशन नहीं ढूंढा बल्कि डिवाइन सोल्यूशन ढूंढ लिया. पर इशू यहाँ पर यह है कि आपने किस डिविनिटी के पास गए आप. दूसरा साइड जिसके बारे में आप फैसला दे रहे थे वो इस डिविनिटी को एक्सेप्ट करेगा? आप क्या कह रहे हो? राम लल्ला प्लेंटिफ थे भाई, आप उनको कह रहे हो कि उन्हीं से हम सोल्यूशन ले रहे हैं. व्हाट इज दिस? I mean, मतलब it was highly unexpected. I did not expect him to do this kind of thing. Not at all. बिल्कुल. No disrespect to Chief Justice Mr. Chandrachud, but चूंकि मैं एक सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और संविधान के हिसाब से उनका कंडक्ट भी जो है वो लोकतंत्र में विवाद की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम उस पर बातचीत तो होनी चाहिए. ये मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है. हम उनकी नियत पे सवाल नहीं खड़े करें, लेकिन उनके कंडक्ट में बातचीत तो होनी चाहिए और खुल के बातचीत होनी चाहिए. उस संदर्भ में विनोद जी, मेरा मन में एक सवाल उठता है कि आपको याद होगा कि देश के एक बहुत बड़े नेता थे, लॉ मिनिस्टर भी थे, और जब वो विपक्ष में तो उन्होंने बड़ा मशहूर स्टेटमेंट दिया था. उन्होंने मशहूर स्टेटमेंट ये दिया था कि रिटायरमेंट के पहले जजेस जो है वो अपने फैसले वो रिटायरमेंट के बाद की जो पर्क्स है उसको ध्यान में रखते हैं. जी विनोद जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. अरुण जेटली ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा था जी, और पार्लियामेंट का प्रोटेक्शन था उनको उस वक्त जब उन्होंने बोला था, लेकिन बोला सच था. बहुत से माननीय जजों पे ये फॉर्मूला लागू होता है. मैं जस्टिस चंद्रचूड़ के डेमनर से, उनकी पर्सनैलिटी से काफी प्रभावित था. उनके बात करने के अंदाज से मैं प्रभावित था. उनकी जो स्पीच थी, वो इंडियन एक्सप्रेस के एक फंक्शन में गए थे, वहां जो उन्होंने पत्रकारों के बारे में बोला था, मैं समझता हूं वो बहुत सुंदर स्पीच दी थी उन्होंने. लेकिन हतोत्साहित हो गया अंततः में. मुझे लगा कि एक बेवफा से प्यार किया. मुझे सुन रहे होंगे तो शायद मेरे सेंटिमेंट को समझेंगे. देखिए, बार बार ये लोग कहते थे जो उनको अच्छा नहीं मानते थे, वो कहते थे, बार बार हवाला देते थे सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का, एडीएम जबलपुर का, और कहते थे कि पहले उन जज साहिबान का, उनमें से खास जज साहिबान थे, कि उनका भी पहले ऐसा ही व्यक्तित्व था, ऐसा ही चकाचौंध थी, लोग उतना ही प्रभावित थे. देखिए, सबसे बड़ी मेरी नजर में और उनकी अपनी छवि के चलते, देखिए, वो अगर उनकी छवि वही रहती जो छवि वो पूजा से पहले थी, वो छवि इस बयान से पहले थी कि मैंने ईश्वर से संबंध साधा और मैंने प्रेयर की और उसके बाद मुझे हौसला मिला जजमेंट लिखने का.
देखिए जजमेंट तो इन्होंने लिखी ईश्वर के कहने पे, और सही लिखी, क्योंकि अपना नाम भी नहीं दिया। इतनी आस्था थी कि ईश्वर से सुन के उन्होंने जजमेंट लिखी, और फिर उसके बाद अपनी बायलाइन नहीं ली, उसमें अपना नाउथरशिप भी नहीं ली, जो कि सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स के खिलाफ है। ऑथर बाय जरूर लिखते हैं ताकि पता चले तारीख को कि किसने ये ज्ञान दिया था। सुप्रीम कोर्ट का लिखा हुआ एक एक अक्षर कानून होता है, और कानून तो बन गया, ये बना दिया गया, ये पता नहीं चला कि अदालत में किस विद्वान ने कानून के बारे में लिखा है, इस जजमेंट को जजमेंट दिया है। दूसरी बात, किसी ने एक सवाल किया था, मिसाल के तौर पे दो बड़े प्रसिद्ध वकील बैठे हुए हैं हमारी चर्चा में, कि मिसाल के तौर पे मान लीजिए जस्टिस हिदायतुल्लाह होते, या और कोई ऐसा जज होता जिसका धर्म अलग था, क्या वो ऐसा कह सकता था? और अगर वो ऐसा कहता तो उसके बाद उसकी जजमेंट का क्या हश्र होता, जिस तरह का पॉलिटिकल क्लाइमेट है हमारे देश में। देखिए, जस्टिस चंद्रचूड़ was a speaking judge most of the time, both in the court and outside the court, जो मैं समझता हूं बड़ी मिस्टेक थी। एक जज की आवाज उसकी जजमेंट्स के थ्रू आनी चाहिए, और उनकी आवाज जजमेंट के थ्रू आई, पर आधी आई। जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आधी आई, जैसे कि 370 में आधी आई, जैसा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन, वो जो अफसर था चंडीगढ़ वाला, उसमें आधा आया। एक श्रृंखला है आधी जजमेंट की, कि ये तो कह दिया कि इलीगल है, गैर कानूनी है, लेकिन उस गैर कानूनी काम के लिए किसी को कोई भी सजा नहीं मिली। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पैसे वापस नहीं आए जी, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में यह भी माना गया कि जो कोइंसिडेंस, टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस, कि उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे साफ जाहिर था कि जो लोग दान कर रहे थे, फंड्स दे रहे थे, उनको रिलीफ मिल गया एग्जीक्यूटिव की तरफ से। तो उसके बाद देखिए, एक डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है जिसपे हमारे एक हमसाया मुल्क के जजेस बहुत रिलाई करते हैं, जिनकी कोई भी रेपुटेशन हमारी सुप्रीम कोर्ट की तरह नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जजमेंट्स जो इन्होंने दी, वो मेरी नजर में वो ड्रिवन बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी एंड नॉट बाय एनी लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ। आप मुझे 370 समझा दो, आप मुझे अयोध्या समझा दो, आप मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड समझा दो, सब कुछ समझा दो, कोई ज्ञानी आदमी मुझे बैठ के समझा दे, मैं समझने को तैयार हूं, शिष्य बनने को तैयार हूं, और मैं पूरी इज्जत करने को तैयार हूं आज भी चंद्रचूड़ साहब की। लेकिन ये उन्होंने जो बोला है कि ईश्वर से उन्होंने स्तुति की, अब वो 10 तारीख के बाद रिटायर हो जाएंगे। 10 तारीख से पहले बहुत भाषण दिया करते थे, अब 10 तारीख के बाद उनको, मैं समझता हूं उन पे दायित्व है सिर्फ ना अपनी छवि ठीक दुरुस्त करने के लिए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की छवि भी दुरुस्त करने के लिए, कि सवाल जवाब का एक सेशन रखे पत्रकारों के साथ। विनोद जी, एक सवाल मेरे मन में है, और ये इस देश के हर नागरिक के मन में भी ये सवाल होना चाहिए। मान लीजिए पूरी ईमानदारी के साथ वो रिटायर होते हैं, और रिटायरमेंट के बाद अगर वो किसी पद पर आ जाते हैं, वो कोई भी पद हो सकता है, वो भारत के राष्ट्रपति का भी पद हो सकता है, उपराष्ट्रपति का भी हो सकता है, गवर्नर का भी हो सकता है, और राज्यसभा का भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नर भी बने केरल के, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सभा में भी गए, इलेक्शन कमीशन में भी गए। हाँ, अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता है, तो भले ही पूरी ईमानदारी बरती गई हो, तो क्या लोग शक नहीं करेंगे कि
रिटायरमेंट के पहले के फैसलों की वजह से ऐसा हुआ होगा? देखिए, अभी किसी ने कहा, शायद द्विवेदी जी ने कहा कि द कोर्ट डज नॉट merely have to be fair, it should come across as being fair. एक ये और कई कहावतें हैं, लेकिन even the Caesar's wife has to be fair. She has to be transparent. Here is not the question of his wife, it is his own question. देखिए, जस्टिस चंद्रचूड़ owes it to the country to not take any other job, whether it is the presidential office or whether it is vice president's job or any other appointment. देखिए, जस्टिस जो गोगोई थे वो बन गए राज्यसभा के मेंबर, और तर्क क्या था कि I shall be the bridge between the parliament and the judiciary. Can you imagine? Can there be something more ridiculous than that? And I'm really surprised, and also makes me question. You see, it is not just the legal knowledge of the person up for the judgeship which needs to be considered. मैं समझता हूं जो कोलिजियम है उसका मॉरल फाइबर भी ठोक बजा के देख के जज बनाए, और इतना लंबा इंटरव्यू जस्टिस काटजू ने दिया। जस्टिस काटजू खुद कई चीजें ऐसी करते हैं जो कि मैं समझता हूं मान्य नहीं है, लेकिन उनका ये कहना था कि उन्होंने कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, उनको भरकस उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। नो, एक सुप्रीम कोर्ट का जज दूसरे जज को, जो कि अभी रिटायर नहीं हुआ है लेकिन होने वाला है, उसके बारे में सब जो बातें कह रहे हैं, ये इनका दायित्व तो बनता है जस्टिस चंद्रचूड़ का कि सब क्लैरिफाई करें, सवाल जवाब के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अब समय वो गया जब वो भाषण देते थे और सवाल उनसे नहीं पूछे जा सकते थे। बिल्कुल। हेगड़े साहब, ये जो सवाल अभी विनोद जी ने उठाए हैं, उसमें अगर मैं एक चीज और जोड़ दूं, क्या लोग इस बात को शक करेंगे अगर वो उनको गलती से अगर कोई पद मिल जाता है तो लोग क्यों नहीं जोड़ेंगे? 2 और 2 4 की जगह 2 और 2 22 तो करेंगे भले पूरी ईमानदारी से वो। और अगर लोग ऐसा करेंगे तो क्या लोग जिम्मेदार होंगे या जस्टिस चंद्रचूड़ जिम्मेदार होंगे? नहीं, बिल्कुल जस्टिस चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। चीफ जस्टिस वेंकटाचलैया जिनको पूरी बार बड़ी आदर से देखते हैं, उन्होंने कोई पद नहीं लिया, सिर्फ इस बार एक बार जब कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर एक रिव्यू कमेटी बैठी थी वाजपेयी साहब के समय, और उसके वो अध्यक्ष बने थे और उन्होंने एक रिपोर्ट दिया था। जस्टिस रुमापाल ने कोई पद नहीं लिया, ना ही कोई आर्बिट्रेशन किए। उन्होंने कहा कि मेरे जो अवार्ड्स है, कोई डिस्ट्रिक्ट जज या कोई हाईकोर्ट जज कोई उसको उलट सकता है, मैं इसमें पढ़ने वाली नहीं है। तो जो जज के रूप में संन्यास जो ले लेते हैं, जो अपने संन्यास को कायम रखते हैं, उनका आदर अलग होता है। और जो जज संन्यास धारण करते हुए भी गृहस्थ रहते हैं और बाद में गृहस्थी में आकर फिर और कुछ करने लगते हैं, उनका आदर अलग होता है। संजय जी ने जो बात कही उसमें मैं एक चीज जोड़ दूं कि हमारी जो परंपरा है, संस्कृति है, उसमें सबसे कठिन आश्रम गृहस्थ आश्रम माना गया, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए तमाम वासनाओं से ऊपर आपको उठना है। जो संन्यास करते हुए तो आप कर सकते नहीं, गृहस्थ आश्रम में शायद नहीं कर सकते हैं। दिनेश जी, आपकी क्या टिप्पणी इसमें, क्या आप कहेंगे? देखिए, मैं इससे पहले कि इसमें कोई टिप्पणी करूं, एक अहम मसला है जिसपे कि शायद अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। वो मेरे हिसाब से मसला ये है कि जैसे विनोद जी ने बताया, और ये हुआ भी कि जजमेंट जब डिस्क्लोज किया गया पब्लिक को, तो इट डिड नॉट बेयर एनी सिग्नेचर। अबाउट अयोध्या की बात कर रहे हैं आप? जी। और हमारे यहाँ सीपीसी में लॉ ये है कि जजमेंट हैज टू बी प्रोनाउंस्ड एंड साइंड बोथ, और इसमें नहीं किया गया। Now, for whatever reason, valid, good, bad, whatever it is, अब सवाल ये है कि अगर आपने उस समय नहीं किया तो 5 साल बाद आपको ये क्या जरूरत पड़ी?
बताने की कि हमने लिखा है जजमेंट, वो भी डिवाइन डिस्पेंसेशन पे, ये क्या जरूरत पड़ी? और बाकी लोग ने क्या किया है उसमें? आपने तो प्रभु से लिखवा लिया, पर अब सवाल ये है कि आपको ये डिस्क्लोज करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये बात बहुत अहम है और इसका जवाब कहीं नहीं है। ये आज आप क्यों डिस्क्लोज कर रहे हो कि यू आर द ऑथर ऑफ द जजमेंट? विनोद जी, आप क्या टिप्पणी करेंगे इस पे? और एक चीज और थी, पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी फैसले के बाद पांचों जज एक साथ खड़े होते और सेलिब्रेट करते हुए एक तस्वीर आई थी सबके सामने। हाँ, ओबरा होटल में। हाँ, और वहां उसमें जस्टिस नजीर भी थे, तो उन्होंने भी ईश्वर से सलाह लेके हामी भरी कि जो लिखा गया है सही है। देखिए, ये बड़ा ही इट्स अ कॉमिकल थिंग, यू नो, रिडिकुलस एंड कॉमिकल एट द सेम टाइम। देखिए, जजेस जो हैं एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, बताते हैं, और अभी जब इन्होंने ये कहा तो मैं आई हैपन टू बी समवेयर एंड आई बम्प्ड इनटू अ प्रोमिनेंट जज ड्यूरिंग हिज टाइम। तो उन्होंने कुछ बातें कही जो मैं यहां कहना उचित नहीं समझता, लेकिन वो बातें गौरतलब बातें हैं। मतलब वो कोई गाली वाली नहीं दे रहे थे, कोई आरोप नहीं लगा रहे थे, लेकिन जो जज साहब कह रहे थे कि उनका एक सुझाव था जो माननीय चीफ जस्टिस के डिड नॉट पास मस्टर विद हिम, वो बहुत बढ़िया सुझाव था मेरी नजर में। और वो चूंकि वो नहीं डिडंट पास मस्टर विद हिम रेजेस क्वेश्चंस, तो मैं ये समझता हूं कि चंद्रचूड़ साहब अपनी छवि के हित में, हमारी सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के हित में, हमारी आस्था के हित में, देखिए हमने कहा ना, आपको शुरू में ही कहा कि एक बेवफा से प्यार किया, उसका रिजॉल्व जरूरी है। बहुत से लोग जस्टिस चंद्रचूड़ को मोहब्बत की हद तक इज्जत करते थे इस देश में। जो कुछ जजमेंट्स उन्होंने दी हैं, हालांकि दिल्ली वाली जजमेंट में रिहा तो कर दिया, लेकिन दिल्ली की जो पावर्स हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव वो डिवीजन ऑफ पावर है, उसमें कोई पेशरफ्त नहीं की। और इतनी अधूरी जजमेंट इन्होंने लिखी है, क्या करें ईश्वर से। मैं समझता हूं तो खुद जब पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि ये तो बड़ा जबरदस्त थ्रिलर था, लेकिन इसका कोई एंड तो है ही नहीं, इसका क्लाइमेक्स तो कोई है ही नहीं। विनोद जी, आप हम सब लोगों में सबसे वरिष्ठ हैं, इसलिए मुझे लगता है ये सवाल का जवाब आप ही को देना चाहिए। क्या एक शुरुआत हो रही है भारत की जुडिशरी में हिंदू जज, मुस्लिम जज, क्रिश्चियन जज और पारसी जज की? देखो, मैं इंस्टीट्यूशंस की बहुत इज्जत करता हूं और मैं पार्लियामेंट की बहुत इज्जत करता हूं। मैं आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, लेकिन मुझे कभी कभी ये लगता है कि हमारी पार्लियामेंट जो है अपनी गरिमा को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है सही से, उसमें इजाफा नहीं कर रही है, उसको छोड़िए, वो उसमें सब्सट्रैक्शन कर रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है, इट इज द लास्ट कोर्ट ऑफ अपील जो वहां तक पहुंच जाए। इस देश की डेमोक्रेसी इसीलिए काबिले तारीफ है कि इसके पास एक अच्छा सुप्रीम कोर्ट है। ये पाकिस्तान नहीं है कि वहां पर एक रेजोल्यूशन पास कर दिया और जज का जो अपॉइंटमेंट रूल्स ऑफ अपॉइंटमेंट थे, रेगुलेशन, वो बदल दिए। अभी हाल ही में हुआ है वहां पे। मैं ये कह रहा हूं कि इस पे एक व्यापक बहस की जरूरत है। आपने अच्छी शुरुआत की है और चंद्रचूड़ साहब को he owes it to the country, to his innumerable admirers और जो स्टूडेंट्स हैं। देखिए, कानून के जो विद्यार्थी हैं, उनको ये समझाना जरूरी है कि देयर इज नो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर इन सो फार एज सुप्रीम कोर्ट इज कंसर्न। बड़ा सवाल क्या उठ रहा है? इंस्टीट्यूशनल कैप्चर का हो रहा है ना, सवाल उठ रहा है। हिंदू मुसलमान आप जो बोल रहे थे, मैं उसमें उस टर्मिनोलॉजी में नहीं जाना चाहता। मुझे एक बार भी बताइए आप, क्या सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटू नोटिस लेकर कुछ लोगों को चुप करवाया कि ये मत बोलो आप? उसमें केंद्रीय मंत्री भी हैं और प्रदेशों के मंत्री भी हैं और बड़े नेता भी हैं। चुप करवाया क्या किसी को? एक मुख्यमंत्री है जो रोज बोलते हैं, धज्जियां उड़ाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, किसी ने रोका उनको क्या? जी बिल्कुल। जाते जाते मैं एक बात कहूंगा, जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने
तकरीबन 1.5 साल पहले ये बात कही थी। उन्होंने कहा था प्रेस मस्ट रिमेन फ्री इफ अ कंट्री इज टू रिमेन अ डेमोक्रेसी। उनके इस बयान का अधिकार लेते हुए हमने ये चर्चा की है और उम्मीद करता हूं कि जस्टिस चंद्रचूड़ साहब अगर इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो वो भी इस पर गंभीरता के साथ बैठकर सोचेंगे कि आने वाली पीढ़ियां उनके इन बयानों को और इस तस्वीर को किस नजर से देखेंगी, इतिहास उनके साथ कितना न्याय करेगा और कितना न्याय नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।